बच्चों, इतिहास में आज हम भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीणों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राजाओं ने किस तरह से भूमि का दान किया और किस तरह से नए एक संभ्रांत ग्रामीण परिवार का उदय हुआ। यानी गाँव में भी लोग जो है संभ्रांत परिवार, संभ्रांत में संपन्न परिवारों का उदय किस प्रकार हुआ है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। पुराने ज़माने में जब लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ, जब कागज़ नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, छेनी की सहायता से। आपने कारीगरों के पास छेनी देखी होगी, छोटा सा एक लोहे का यंत्र जैसा होता है, उससे क्या करते थे, बड़ी बड़ी चट्टानें, शिलाएं गड़वाते थे, उन पर उनसे लेख खुदवा कर लिखवा दिया करते थे कि मैंने इतने इतने लोगों को इतनी इतनी भूमि जो है यहाँ पर दान की है। जैसे कोई युद्ध में जीत के आते थे तो उसके प्रशस्ति लिखवाया करते थे कि भाई मैंने ये युद्ध लड़ा, इसमें मैंने इस राजा को हराया, इसमें मुझे इतनी धन संपदा प्राप्त हुई। इस तरह से सबका उल्लेख जो है वो पुराने ज़माने में अभिलेखों में लिखवाया जाता था। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। तांबे की पत्र, यानी जैसे आपने चादरें देखी होंगी लोहे की, टीन शेड आपके घरों में लग रही होंगी, ऐसे तांबे को गलाकर उसके पत्थर बनाए जाते थे। उनके ऊपर भी वही छोटी सी उससे छेनी से या किसी नुकीली चीज़ से खुदाई करके लिखा जाता था, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। यानी कि जो भूमि लिया करते थे उनको एक सर्टिफिकेट टाइप जैसे आजकल दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता था कि इस राजा ने इतनी भूमि जो है आपको इस समय दान की है। भूमि दान के जो प्रमाण मिलते हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। या तो धर्म की जो संस्थाएं चल रही थी, जो धर्म के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी, उनको भूमि दी गई थी, या फिर भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में से कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी पाए गए हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने की विक्रम संवत चलाया था, आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यानी प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, एक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त नाम के भी 3 शासक हुए, एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रम वेताल की जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो इन्हीं राजा के संबंध में हैं जिन्होंने कि विक्रम संवत चलाया था। उनका विवाह, यानी प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वर्ग था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। उस समय ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को भूमि रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं का भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं माना जाता था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। यानी प्रभावती गुप्त जो थी उनका विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था, और वो ऐसा अभिलेख में मिला है कि उनके पास भूमि थी और उन्होंने दान भी किया था। यानी उन्होंने भूमि में से कुछ अंश भूमि का दान भी किया था। इसका यह कारण हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी थी और इसीलिए उनका उदाहरण एक विरला ही रहा हो, क्योंकि वो एक वाकाटक नरेश की पत्नी थी, वो एक रानी थी, तो इसलिए हो सकता है कि रानियों के पास कुछ संपत्ति जो है वो भूमि रहती हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू न किया जाता। इन्हें साधारण मनुष्यों में, साधारण महिलाओं में और हो सकता है राज परिवार की महिलाओं में कुछ अंतर किया गया हो धर्मशास्त्रों के अनुसार। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के कई वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान किया करते थे। यानी कि इनमें से ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग, यानी ग्रामीण प्रजा के बारे में पता चलता है। ग्रामीण प्रजा में कौन कौन से वर्ग थे? ब्राह्मण लोग थे, किसान थे और अन्य प्रकार के भी कई जैसे व्यापारी वगैरह थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान किया करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः उसे अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते। यानी जो भूमि से जो पैदावार होती थी उसका एक हिस्सा जो है वो राजकोष में जमा कराना पड़ता था
और वो राजकोष में जमा करने का कार्य गांवों में प्रधान लोग किया करते थे। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। माप मीन्स लंबाई चौड़ाई में, कहीं पर अधिक भूमि दान में दी गई है, कहीं पर थोड़ी कम मात्रा में भूमि जो है वो दी गई है। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वालों के लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकार में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय रहा है। यानी इतिहासकारों के लिए एक विषय बना हुआ है कि किस तरह से भूमि दान किया करते थे, कितनी भूमि दान किया करते थे, कहाँ पर कितनी मात्रा में भूमि दान की जाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति है। कृषि अधिक से अधिक क्षेत्र में फैले, इसलिए वो किसानों को भूमि दान में दिया करते थे। जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। यानी कि अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए भी राजा कई बार भूमि का दान दिया करते। जब राजा को लगता था कि उसकी शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो रही है, वो दुर्बल हो रहा है, तो अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी भूमि का दान किया जाता था। अर्थात राजा का शासन सामंत पर दुर्बल होने लगा था। उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। कुछ राजा महान बनने के लिए भी ऐसा किया करते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा कि उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन आडंबरों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते थे। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक। जैसे कि किसानों के ऊपर तो राजा का नियंत्रण था, राजा के सामंतों का नियंत्रण था, क्योंकि उनसे राजा लोग जो हैं वो फसल का एक हिस्सा जो है वो अपने राजकोष में जमा किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशु पालने वाले, संग्राहक यानी कि इकट्ठा करने वाले, शिकारी शिकार करने वाले, मछुआरे मछली पकड़ने वाले, शिल्पकार यानी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। घुमक्कड़ था लगभग एक स्थान पर रहने वाले। घुमक्कड़ जैसे कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाते हैं, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। कई घुमंतू लोग होते हैं जो जगह जगह एक स्थान पर खेती कर ली, फिर ज़मीन को छोड़कर कुछ समय के लिए चले गए, फिर दूसरी जगह जाकर खेती कर ली। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि खेती के लिए ज़मीन बहुत कम है और सभी खेती लगभग मालिकों के मालिकाना हक में है। इसलिए वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है कि हम जो है वो एक स्थान को छोड़कर चले जाएं, दूसरी जगह खेती कर लें। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। नगर एवं व्यापार, नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में उदय हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे। यानी अधिकांश जो बड़े बड़े नगर थे, जो 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ थे। प्राय सभी नगर संचार के मार्गों पर बसे हुए थे। यानी सभी नगर ऐसे मार्गों पर बसे हुए थे जहाँ से आना जाना संभव था। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, यानी पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। उज्जैनी यानी जैसे उज्जैन जहाँ महाकाल का मंदिर है, बहुत से लोग बाग जाते हैं। जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे, जहाँ से भूमि के जरिए जाया जा सकता। कई राजधानियाँ जैसे पटना नदी के किनारे है, तो वहाँ जल मार्गों से जाया जाता था। जैसे उज्जैन जो है, वैसे तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, लेकिन फिर भी उज्जैन स्थल मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर स्थित, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हो, जैसे मथुरा समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र थे। यानी कि मथुरा आप कई बार गए होंगे, और मथुरा के पेड़े जो है वो प्रसिद्ध हैं। वहाँ से लोग जब जाते हैं तो घूमने जाते हैं तो पेड़े लेकर आते हैं। तो इस तरह से मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगी। इसके नोट्स भी आपको भेज रही हूँ, यानी कि बुक में मैं निशान लगा कर भी भेज रही हूँ। आपको हेडिंग डालना है और आपको नोट्स भी करने हैं।